क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में अब 2020 वाला वक्त फिर से लौट कर आने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी से कुछ बागी नेताओं का मोह अब फिर से भंग हो चुका है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जिन राजनेताओं ने ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से जताई थी कि आने वाले वक्त में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सकती है, अब वही राजनेता बीजेपी हाईकमान के तमाम बड़े सुरमाओं से अपना मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले कई दिनों से बीजेपी हाईकमान से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और उनके पुराने साथी राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए नजर आए। कई देर तक दोनों नेताओं ने बातचीत की और उसके बाद ये राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे कि क्या कांग्रेस पार्टी में फिर से सिंधिया की वापसी हो रही है। यही नहीं था मेरे राजनीति यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बिना अभिवादन स्वीकार किए ही वह अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि इस बात के पूर्णतया से संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ अब मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने शपथ लेने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद अपने जो विधायकों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं डिप्टी सीएम की भूमिका से खुश नहीं हूं, मैं लोगों का सेवक बनकर उनका काम करना चाहता हूं। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का किला ध्वस्त करने वाले हैं? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, धन्यवाद आपका यहाँ पर जुड़ने के लिए। जी। किस तरीके से देखते हैं सर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ कोई यहाँ पर उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, दूसरी तरफ राहुल गांधी से हाथ मिलाना, लंबी बातचीत करना और उसके बाद बीजेपी हाईकमान से एक तरीके से अपने कनेक्शन तोड़ देना, क्या सिंधिया का मोह अब बीजेपी से भंग हो चुका है? देखिए, बिल्कुल हम दिनेश जी देखें तो यहाँ पर जब बुधनी और विजयपुर में चुनाव होता है और उन दोनों चुनावों जो उपचुनाव हुए हैं उसमें एक में भी सिंधिया की जो है मौजूदगी देखने को नहीं मिलती, तब से इस बात के कयास लग रहे हैं कि क्या यहाँ से सिंधिया का जो मोह है वो भंग होता हुआ नजर आ रहा है। अब आपने जो बात कही कि जिस तरह से हमने देखा कि जो बीजेपी में बड़े उम्मीद के साथ गए थे उनके साथ में बीजेपी क्या कुछ करती हुई नजर आती है, और जो महाराष्ट्र में जो शपथ ग्रहण समारोह का आप जिक्र कर रहे थे उसमें आप देखेंगे तो शिंदे जिस तरह से उनके चेहरे पर मायूसी थी, एक मातम का माहौल था, वो ये बताने के लिए काफी है कि जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी के साथ वो जुड़े थे वो उम्मीद बीजेपी ने एक झटके में खत्म कर दी। कई जगह पर आप देख रहे हैं जहां पर जो देवेंद्र फडणवीस है वो काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे बड़ी खामोशी के साथ में बड़े चुपचाप होकर बैठे हुए हैं गुमसुम से, यानी उनको लग रहा है कि भाई मेरे नाम पर चुनाव लड़ा गया लेकिन मुझे ही दरकिनार कर दिया गया। और ऐसे में अब सिंधिया का जिक्र जो आपने किया, देखिए वास्तव में जो मंच पे नजर आता है सिंधिया आते हैं, चुपचाप आकर बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमित शाह और मोदी जी के साथ में जो उनके ताल्लुकात अब से कुछ महीने पहले हुआ करते थे वो अब लगभग खत्म या फिर कहें तो बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब बुधनी और विजयपुर में बीजेपी ने जैसा प्रदर्शन किया, हालांकि बुधनी तो सीट बीजेपी बचा लेगी लेकिन विजयपुर में जहां रामनिवास रावत कांग्रेस पार्टी से छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और वन मंत्री भी थे, उनको जिस तरह से हार का मुंह देखना पड़ा है तो हर कोई ये कह रहा है कि भाई मंत्री होके भी आखिर वो चुनाव हार गए, बड़ी वजह क्या है? क्या सिंधिया का नहीं पहुंचना? तो बड़ा सवाल ये उठकर आता है कि क्या सिंधिया की अभी भी इतनी ताकत है, इतनी कह सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता है कि उनके नाम पे कह सकते हैं लोग वोट देने के लिए आते हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग यही साबित करना चाहते हैं कि सिंधिया जिस तरह से उस सीट के ऊपर प्रचार प्रसार करने नहीं गए उसकी वजह से यहाँ पर चुनाव हारा। और देखिए रामनिवास रावत की बात करें तो ये एक समय सिंधिया के बड़े खासम खास माने जाते थे। 2020 में जब सिंधिया बीजेपी में आ रहे थे कांग्रेस पार्टी छोड़कर, तब भी सिंधिया ने कहा था कि भाई हमारे साथ आओ, उन्होंने मना कर दिया। अब लोकसभा चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर वो बीजेपी में आकर शामिल हो जाते हैं। तो ये जो तमाम चीजें ये बताती हैं कि यहाँ पर सिंधिया की बात उन्होंने ना मानकर कहीं ना कहीं सिंधिया का जो गुस्सा है वो हाई लेवल पर लेकर चले गए, इसलिए सिंधिया जो है वो विजयपुर में प्रचार करने नहीं गए। अब यहाँ से बीजेपी और सिंधिया के बीच में खटास दिखाई पड़ रही है और लगातार ये खटास बढ़ती हुई नजर आती है। बीते दिनों आपने देखा भी होगा कि संसद के अंदर जब
कह सकते हैं संविधान दिवस के मौके पर हम देख रहे थे कि तमाम नेता एक दूसरे के साथ में खड़े हुए थे। वहाँ पर सिंधिया जो थे वो राहुल गांधी के साथ में खड़े हुए थे। ये अपने आप में एक बड़ी कह सकते हैं कि उस समय की तस्वीर बड़ी चर्चाओं में रही कि भाई आखिर दोनों एक फोटो फ्रेम में क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़े अच्छे से दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। यानी कि जो पुरानी दोस्ती है कि एक बार फिर रंग उस पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा अगर होता है तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में अपनी छवि को बचाना, अपने आप को बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने लोकप्रिय हैं उस आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधिया अगर कांग्रेस पार्टी में वापसी करते हैं तो बीजेपी को सरकार बचाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर आप चुनाव जीते, आपने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे में सिंधिया का गुस्सा, जो शिवराज का गुस्सा तो है ही, अगर सिंधिया भी यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं तो यहाँ बीजेपी को डबल झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। अमन जी, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र में जिस वक्त 100 साल इस अनुसंधान केंद्र ने पूरे किए हैं, उस दौरान माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को फटकार लगाते हुए नजर आए और उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसान जिस तरीके से परेशान है और उनकी आय को बढ़ाने के लिए एमएसपी पर जो खरीद की बात की जा रही है, C2+50 का जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो फैसला है, उस आधार पर केंद्र सरकार को एक्शन लिया जाना चाहिए। तो क्या यहाँ पर सिंधिया इस बात का भी फायदा उठा सकते हैं? क्योंकि एक तरफ सिंधिया अपने यहाँ पर तौर पर जो है दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान को जो है उपराष्ट्रपति से फटकार लगी है और किसानों के मुद्दे पर लगातार घिरते आ रहे हैं। और ये भी हमें याद रखना होगा कि दोनों, जो पिछला टर्म था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस कार्यकाल के दौरान भी मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर, और इस कार्यकाल में भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। तो यानी कि दोनों मध्य प्रदेश से कृषि मंत्रालय होने के बावजूद दोनों कार्यकाल के दौरान यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान बैकफुट पर दिखाई देंगे और सिंधिया के इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दोहराई की बात नहीं, क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि मध्य प्रदेश से दोनों कृषि मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि भाई आप किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जिस तरह की बातें कही है वो अपने आप में बीजेपी को चुभेंगे जरूर, लेकिन देखिए जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो उसके बाद आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप बहुत समय तक आगे नहीं जा सकते, और अब कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि भाई किस तरह से अपने आप को मजबूत किया जाए। लेकिन क्या इससे सिंधिया को कोई फायदा हो सकता है? क्या सिंधिया यहाँ से कोई बड़ी भूमिका बनाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं? क्योंकि सिंधिया को लेकर लगातार यही बात दिनेश जी कही जा रही है कि जिस तरह का कद उनका कांग्रेस पार्टी में था वैसा कद अब उनका बीजेपी में दिखाई नहीं पड़ता। आप देखिए जब उड्डयन मंत्री थे उस समय पीएम मोदी के साथ में वो रहा करते थे, अक्सर उनके फुटेज वीडियो खूब सामने आया करते थे, लेकिन आपने एक जमाने से पीएम मोदी के साथ में उनको कोई फुटेज नहीं देखा होगा। रीजन यही है कि संचार मंत्री उनको बना दिया गया है और एक कोने में बैठा दिया गया है कि भाई आप यहाँ बैठिए, शांत रहिए। और ऐसे में बड़े सवाल उठकर आ रहे हैं कि अगर ऐसा बीजेपी उनके साथ कर रही है तो कल किसी और के साथ भी करेगी। इसीलिए तमाम जो लोग बड़ी उम्मीद के साथ में बीजेपी के साथ में शामिल हुए थे कि भाई जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा, लेकिन इक्का दुक्का नामों को छोड़कर आप देखिए जो भी नेता बड़ी उम्मीद आस में बीजेपी के साथ जुड़े अभी तक भी उनका कोई भला नहीं हो पाया है। सिंधिया भी उन्हीं नामों में से एक है जो बड़ी उम्मीद के साथ में 20-22 विधायकों के साथ में जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं इस लालसा में कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जरा आप देखिए लगभग 4 से 5 साल से भी अधिक का वक्त हो गया है, अभी तक भी सिंधिया के नाम पे कोई भी चर्चा बीजेपी के अंदर नहीं है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो जरा वहां पर आप लिस्ट देखिए, शिवराज सिंह चौहान सबसे तगड़े और मजबूत कह सकते हैं नेता माने जाते हैं। इसके बाद जो है बीडी शर्मा का नंबर आता है, मोहन यादव का नंबर आता है, कैलाश विजयवर्गीय का नंबर आता है, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय, यानी कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और इसमें कह सकते हैं सिंधिया कहीं भी नजर नहीं आते। तो हो सकता है आने वाले दिनों में सिंधिया को भी लगे कि भाई बीजेपी के अंदर तो मुख्यमंत्री बनने का चांस है नहीं, चलो कांग्रेस में वापसी की जाए, वहां पर एक चांस मुझे मुख्यमंत्री बनने का मिल सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस में किसी मौके की तलाश में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे रहे हैं। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दों पर मोहन यादव सरकार को घेरने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी एक बड़ा किसान आंदोलन होगा। तो क्या इस किसान आंदोलन का, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जगदीश सिंह डल्लेवाल की तरफ से दिल्ली कूच करके की जा रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के जरिए अपना खोया हुआ सियासी वर्चस्व वापस कर पाएगी? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, और जैसे जीतू पटवारी ने बात कही है बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात नहीं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, चाहे हमने देखा कि अभी नोएडा के जो किसान थे या जो आसपास के किसान थे वो लगातार गुस्से में थे कि भाई जो जमीन ली गई है उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया। तो ऐसे में अभी संभावना बढ़ती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी अगर अपना जो जनाधार पाना चाहती है तो किसानों के साथ में खड़ा होना पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी रणनीति बनाते हुए आने वाले दिनों में नजर आने वाली, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या पंजाब हरियाणा की बात करें, क्योंकि जो किसान बहुल जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर अगर किसानों की मांग पूरी नहीं की जाएगी तो
जाहिर बात है कि वो अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आएंगे। और देखिए, दिल्ली में आना कोई ऐसा पाप नहीं है, किसान नहीं आ सकते, बारंबार ये बात कही जाती है। बीजेपी ने जिस तरह से रोकने का प्रयास किया था, काफी आलोचना उस वक्त उनकी हुई थी। अब किसान जिस तरह से आ रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती हुई नजर आ जाए, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी आजकल काफी एक्टिव दिखाई देते हैं और कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी इन किसान आंदोलन जिस तरह के होते हुए दिखाई पड़े उनको समर्थन करते हुए दिखाई पड़े। कांग्रेस पार्टी तो जोर शोर से एमएसपी देने के लिए सरकार को दबाने का काम कर रही है, लेकिन देखना बेहद दिलचस्प ये रहेगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से यहाँ पर घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी सरकार की मध्य प्रदेश में कांग्रेस करते हुए नजर आती है। जीतू पटवारी काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 2 कार्यकाल से जब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री बनते नजर आ रहे हैं, तो आखिरकार फिर मध्य प्रदेश का किसान आत्महत्या करने को मजबूर क्यों हो रहा है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या बड़ा फैसला लेंगे, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।